वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, मैथ्स क्लास के लिए आज हम करेंगे टाइम सीरीज़ एनालिसिस। बेटा इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। 1 और 2 मार्क्स का हमें मिल सकता है, ठीक है। हाँ जी, टाइम सीरीज़ एनालिसिस के लिए बोला गया था मेरे को, और एक बोला गया था साइलोजिज्म के लिए, ठीक है। आज मैं उन दो को करती हूँ, अगर कोई और टॉपिक हो तो मेंशन कर दो, ठीक है। हाँ जी, क्लास तो कंटिन्यू मैं लगाती रहूँगी, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई टॉपिक उठा लूँगी अदरवाइज़। हाँ जी, टाइम सीरीज़ क्या होता है, फिर उसको एनालाइज करना है। हमने स्टैट्स में यही किया कल। फर्स्ट चैप्टर था, डेटा को कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, फिर उसके बाद एनालिसिस शुरू कर दिया था, ठीक है। एनालिसिस में जो हमारा सेकेंड चैप्टर है मीन मीडियन मोड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसमें से काफ़ी नंबर का कवर होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली से क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। न्यूमेरिकली सॉल्व करने को तो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर हमें मिलता भी है तो बहुत छोटा मिलेगा। डायरेक्टली मीन फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल सीरीज़ का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़, मीन की क्या है, प्रॉपर्टीज़ में भी 3-4 बातें, मीडियन की बातें और बेटा मोड की। इसके बाद हम थोड़ा पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन एंड उसमें ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन का जो क्वेश्चन आता है वो एवरेज स्पीड के लिए आता है। जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका बेटा वो डायरेक्टली कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है। जो ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ओके जी। मैं तो ये आपके अकॉर्डिंग बेटा जो जो आपको एक बार मुश्किल लग रहा है या आपको लगता है कि क्लास में बैठे और बस ठीक है ऊपर से हम देख लें, तो उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जितना हमें टाइम मिल रहा है। बेटा वो क्वेश्चंस हैं उसके मेन आपको मैं यहीं पे रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि वो जाते हैं क्वेश्चंस बढ़े जाते हैं, तो उसके ऊपर अब आपको अननेसेसरी टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ज़्यादा मान लेते हैं कि इसके चांसेस फिर भी हमें लगते हैं कि पूछ लेगा, क्यों? क्योंकि ए की पावर में हमें गिवन में देता है और सिर्फ हमें एम कैलकुलेट करके उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फिर भी चांस रहता है कि पॉइजन का क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। मैं आपको इन तीनों के क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करवा दूंगी। बाइनोमियल का, डिस्क्रीट इसका पॉइजन का और नॉर्मल में ज़्यादा चांसेस हमारे पॉइजन नॉर्मल के रहते हैं कि नॉर्मल में भी हमें ज़्यादा काम तो नहीं करना कि उसको जेड में कन्वर्ट करना है और जेड की वैल्यू वो हमें गिवन दे दे, तो ठीक है, ठीक है। तो वो मैं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस रिवाइज करवा दूंगी अगर अब टाइम मिला तो, अब अदरवाइज फिर कल को। अब टाइम सीरीज़ ही कर रहे हैं, ठीक है, टाइम सीरीज़ कर रहे हैं। टाइम सीरीज़ होता क्या है? टाइम सीरीज़ एनालिसिस जो हमारा चैप्टर है इसमें वो क्या करेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू टाइम क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, डिफरेंट टाइम पे उस सेम वेरिएबल के लिए डेटा कलेक्ट करेगा। तो इसकी अगर हम लिखते हैं डेफिनेशन तो ऐसे लिखते हैं, टाइम सीरीज़ क्या है, कलेक्शन ऑफ data relating to different time period of same economic variable। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग, उसकी रीडिंग लेता रहेगा टाइम टू टाइम। तो वो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टाइम सीरीज़ बोलते हैं। आप कहोगे सीरीज़, हाँ जी, लेकिन अगर टेक टाइम लग गया तो टाइम सीरीज़ डिफरेंट टाइप पे जो हम वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं उसकी वैल्यू को नोट करना। ये इंटरवल्स ऑलमोस्ट क्या लेता है बेटा, सेम लेता है। अगर मंथली लेते हैं तो मंथ के बाद उस वेरिएबल की देखेगा वैल्यू क्या है, ईयरली देता है या क्या वीकली भी हो सकता है बेटा, डेज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो इसलिए इसको कलेक्टिवली बोल दिया जाता है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ के बेटा कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ कितने हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जो इनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं अपने अपने वे से, ठीक है। ब्रॉडली इसको 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ 4 हैं जिनके हम स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट है सेक्युलर ट्रेंड, और इसको बोल दिया जाता है सिंपल ट्रेंड। अगर आपने टाइम सीरीज़ नहीं भी पढ़ा तो मैं ऊपर से सारा बता रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग हमारा 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे हो जाएंगे, ठीक है। सेक्युलर ट्रेंड, और क्या बोल देते हैं बेटा इसको, सिंपल ट्रेंड। मतलब
सिंपल है, या तो क्या लेगा इस ट्रेंड में, बढ़ता हुआ मिलेगा या कम। बेटा कुछ टाइम में कई बार चीज़ें कुछ टाइम के लिए कम भी होती हैं, उसमें आता है वेरिएशन, लेकिन ये उसको काउंट नहीं करेगा। लॉन्ग रन में अगर वो बढ़ा है तो वो उसको बढ़े को देखेगा, अगर कम हुआ है तो कम को देखेगा। जैसे हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं, हमारी क्या है, प्रोडक्शन है, इनकम है, ये क्या है, अगर हम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बेटा इसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये है हमारा सेक्युलर ट्रेंड, सिंपल ट्रेंड। लेकिन कुछ टाइम के लिए हो सकता है बीच में कुछ ऐसा सा आ गया कि हमारी इनकम क्या हुई, बहुत अफेक्ट हुई, कम हो गई, लेकिन बेसिकली देखा जाए साल 2 साल को भी इग्नोर करके देखेगा कि ट्रेंड क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ तक बढ़ रहा है। तो उसको क्या लेता है, बढ़ते में लेता है, इंक्रीजिंग में लेता है। और क्या है बेटा, कुछ प्राइजेस ऐसे हैं जिसको हम नोट करते हैं कि वो डाउनवर्ड जा रहे हैं, जैसे कि डेथ रेट, बर्थ रेट, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई है पहले से, तो उस केस में हमारा डेथ रेट, बर्थ रेट क्या है बेटा, पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये इसका लॉन्ग टर्म का देखता है कि बेसिकली क्या हुआ वेरिएबल में, इसको बोल देता है ये सेक्युलर ट्रेंड और सिंपल ट्रेंड। नेक्स्ट आती है हमारी बात, ये लॉन्ग पीरियड के लिए चलता है। द जनरल टेंडेंसी ऑफ डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज और स्टेगनेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड और सिंपल ट्रेंड। लॉन्ग पीरियड में स्टडी करते हैं कि वो कांस्टेंट रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा टाइम सीरीज का है, सीजनल वेरिएशन। तो बेटा सीजनल वेरिएशन क्या है, सीजनल अगर हमें ये 3-4 में डिसीजन लेना होता है, क्वेश्चन पूछता है ये सीजनल में आता है, साइक्लिक में आता है, किस में आता है। तो सेकंड वन है सीजनल। सीजनल का आएगा बेटा जो ऐसे फोर्सेस जो 1 साल के अंदर सारी सी हो जाए, इनका क्या होगा, ओवर अ स्पैन ऑफ 1 ईयर सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, वो रेगुलर में होगी और पीरियोडिक मैनर में होगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की सेल लगा लो, तो हर साल जब हमारा जून जुलाई आता है तो उस टाइम उनकी प्रोडक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सीजनल वेरिएशन है, जो 1 साल के अंडर में ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, सेम रहता है। उसी पीरियड के बाद हमारा मानसून आता है, मानसून में हमारी जिस कपड़ों की ज़रूरत है, ऑटम है बेटा, तो उसमें हमें क्या प्री विंटर का होती है ज़्यादा सेल। अगर हम क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो वो क्या है, एक रेगुलर पीरियड के बाद वही स्टेज क्या होती है, रिपीट होती है इन सीजनल वेरिएशंस। समझ में आया बेटा, सीजनल वेरिएशंस कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे कर सकते हैं बेटा, इसमें डाटा रिकॉर्ड क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली बेसिस। लेकिन इसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो 1 साल के अंदर हो जाएगा। इन टाइम सीरीज डाटा ओनली एनुअल फिगर्स आर गिवन, देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन। जब एनुअली डेटा गिवन में है तो उसमें सीजनल वेरिएशन कहाँ से काउंट होगी, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि 1 साल के अंदर जो चेंज हुआ है, हम वेरिएबल को जिसको मेज़र कर रहे हैं उसमें हम डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें जैसा सा चाहिए। ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो हम उसको इसमें डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। समझ में आया कि अगर सीजनल का क्वेश्चन आता है तो इसका लाइफ स्पैन कितना है पूछ ले, इसका लाइफ स्पैन क्या है, 1 ईयर का है। और जो इसमें चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, एक रेगुलर टाइम के बाद वही स्टेज क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा बेटा इसमें साइक्लिक वेरिएशंस। साइक्लिक वेरिएशंस आपको मैम ये भी तो साइकिल बन रहा है बेटा, इसमें इसका क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। साइक्लिक वेरिएशन में समझने के लिए आप बिजनेस साइकिल को ले लो, जिसमें आप अच्छे से पढ़ते हो कि 4 स्टेजेस होती हैं, है ना। वो 4 स्टेजेस कौन सी होती है, उसमें बूम की होती है और प्रॉस्पेरिटी बोल लो चाहे बूम बोल लो, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो ये पूरा साइकिल है, इसकी अप्रोक्सीमेट जो लाइफ स्पैन है वो 7 to 9 ईयर्स होता है। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि जो साइक्लिक वेरिएशंस हैं उसका लाइफ स्पैन क्या है, 7 to 9 ईयर्स। और जो हमारा सीजनल है उसका लाइफ साइकिल का कितना है, 1 ईयर है। जो हमने लॉन्ग किया है सेकुलर, वो तो बेटा काफ़ी लंबे समय के लिए लेता है कि हाँ जी उसमें क्या ग्रोथ हुई है, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ या वही है, स्टेगनेट है। ये 3 कंपोनेंट है। साइक्लिक वेरिएशन में बेटा क्या कहता है, इसमें टाइम सीरीज में क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स रिकरिंग आफ्टर ए पीरियड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपको ये बिजनेस साइकिल का एग्जांपल लेकर पता चल गया कि एक बार तो प्रोस्पेरिटी थी, फिर क्या हुआ, रिसेशन, डिप्रेशन, फिर से रिकवरी।
क्लियर। तो इसमें से हमारा क्या आता है बेटा, इसमें क्या आता है कि हो सकता है मोर और लेस रेगुलर, कि ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेज उस इतने ही टाइम पीरियड में वो ऑर्डर आएगी ही आएगी, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इसलिए क्या है रेगुलर, इसमें रेगुलरिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, फिक्स टाइम नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं हमारे साइक्लिक वेरिएशंस की। नेक्स्ट आता है रेंडम और इरेगुलर वेरिएशन। बेटा इसका नाम ही बता रहा है रेगुलर, इरेगुलर, रैंडम, कि इसमें अब हमें वेरिएशन का कुछ नहीं पता कि कितने टाइम में आना है, कैसे आना है, जो हुआ ही इरेगुलर। ठीक है, तो जो इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं वो क्या है, अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस हैं, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बेटा क्लियर है। जैसे ये हमारे फ्लड्स हो गए, वॉर्स हो गए, अर्थक्वेक है, स्ट्राइक्स है, लॉकआउट है, एपिडेमिक है, तो ऐसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। इनकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे वेरिएबल्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस। बेटा 4 वेरिएशन है, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है। इसके 4 कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज़ के, ये पूछ ले, और 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हमें पता चला, सेकुलर, सिंपल ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशंस एंड रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस। 4 हैं ये। थोड़ा थोड़ा हमने इनमें डिस्टिंक्शन कर ली कि अगर हमें कैसा क्वेश्चन आता है हम उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। ठीक है, कि ये कौन से वेरिएशन का है। नेक्स्ट आता है बेटा मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है जी, हमने डेटा देख लिया कैसे कैसे होगा, तो इसको अब एनालाइज करने के लिए कितने मॉडल्स हैं, हमें हमारे सिलेबस में 2 मॉडल्स डाले गए हैं, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। जो एडिटिव मॉडल है वो क्या कहता है कि जो ये फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक वेरिएबल के ऊपर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं कि दूसरे का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट है। इसलिए जब इन्होंने अपना मॉडल तैयार किया तो बीच में सभी फोर्सेस के क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा बुक को भी देखते हैं क्या बोला इन्होंने। ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट एंड सेपरेट द 4 types of variations to bring out the relative impact of each of the overall behavior of the time series। यही कहता है कि अब हमने अलग अलग से 4 कंपोनेंट को पढ़ा है, अब हम इसको देखते हैं कि चारों फोर्सेस का जो अफेक्ट है जिस वेरिएबल के ऊपर है वो पड़ता है नहीं पड़ता। पहला मॉडल है एडिटिव मॉडल, वो कहता है कि इन चारों फोर्सेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। इन एडिटिव मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट द 4 कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट और of one another. The pattern of occurrence and magnitude of movements is not affected by the other component। कि एक कंपोनेंट दूसरे को कोई भी इन्फ्लुएंस अफेक्ट नहीं करता। तो इन्होंने कैसा सा मॉडल तैयार कर दिया बेटा, जो हमारे टाइम सीरीज़ है, हम इसको टाइम सीरीज़ को YT से लिख देते हैं, तो ये किसके इक्वल कर दिया, बीच में सभी के बीच में इन्होंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। तो ये मैं ले रहा था बेटा सिंपल ट्रेंड के लिए लगा दिया, मैंने T यूज़ किया, कुछ भी कर लेते, लेकिन आपको समझना है कि इन्होंने C साइक्लिक वेरिएशन के लिए यूज़ कर दिया, S सीजनल वेरिएशन के लिए कर दिया, और I हमारा इरेगुलर के लिए यूज़ कर दिया। तो ये मॉडल कौन सा है, एडिटिव मॉडल है। ठीक है, बीच में क्या आ गए, प्लस के साइन आ गए, और इसमें इन्होंने कहा है कि जो फोर्सेस हैं चारों इंडिपेंडेंट है। फिर जो मल्टीप्लिकेटिव वाला होगा वो क्या कहेगा कि ये फोर्सेस आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक का जो अफेक्ट है वो दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो जो हमारा 4 कंपोनेंट्स हैं उन्होंने वो मल्टीप्लिकेटिव वाला फिर बेटा क्या करेगा, यहाँ पे इसके बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, ये सिंपल ट्रेंड आ गया, फिर साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर। तो इन्होंने बीच में क्या साइन यूज़ किया, ये क्रॉस का, मल्टीप्लाई का। बेटा समझ में आया, इन्होंने कहा कि ये फोर्सेस इंटरडिपेंडेंट हैं। समझने के लिए हमें इतना है कि अगर एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। नेक्स्ट आता है बेटा इसके मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। सभी के मेजरमेंट नहीं है, हम किसका मेजरमेंट करते हैं बेटा, इसके नाम अच्छे से देख लेंगे कि जो सेक्युलर ट्रेंड है, जो लॉन्ग रन में करता है, सिंपल ट्रेंड जिसको हमने पढ़ा है, उसके मेजरमेंट्स के नाम क्या क्या है। वो है हमारे पास बेटा, पहला है ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड। ये किसके हैं, किसको मेज़र करने के हैं बेटा, सेक्युलर ट्रेंड को मेज़र करने के मेथड्स हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। फिर आता है हमारे पास, पहला है ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड।
मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। फिर इसके बाद आता है थर्ड वन, हमने पढ़ा था बेटा मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। फोर्थ वन आता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। बेटा जो हमने थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ा था कोरिलेशन रिग्रेशन में, वही है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। उसमें हम एस्टिमेट करते थे, इसमें भी हमसे एस्टिमेट करवाएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 4 मेथड्स हैं, आपको इसके नाम क्लियर होने चाहिए पहले तो कि कौन कौन से हैं। फ्री हैंड है, फ्री हैंड कर्व मेथड। बेटा फ्री हैंड कर्व में क्या करेगा, इसमें जैसे हम आपको डेटा गिवन में हुआ, डॉट्स लगा लेंगे कि इस टाइम पे इतनी वैल्यू है, इस टाइम पे इतनी ही वेरिएबल की वैल्यू, फिर उसको फ्री हैंड ज्वाइन करवा रहा है, तो वो क्या बन गया, फ्री हैंड कर्व। बहुत इजी है, इसकी मेरिट है, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू कंप्यूट। नेक्स्ट है, इसमें बेटा कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जो है डेटा साथ के साथ वहाँ पे प्लॉट हो गया। क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद आते हैं हमारे पास मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। बेटा मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस क्या है, इसमें अगर इवन नंबर ऑफ है हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आधे की एवरेज ले लेगा, आधे की फिर में ले लेगा, तो ये क्या हो गया, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, कि इतने टाइम में इसका एवरेज इतना था, इसमें इतना था। तो आपको ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम और बेटा प्लॉट वो करवा नहीं सकता, और क्वेश्चन फिर इसमें से कोई बनता नहीं है। तो मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस में मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉर ए हाफ इज टेकन टू बी द रिप्रेजेंटेड वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ दैट हाफ। जैसे इन्होंने क्या किया बेटा, ये कहते हैं कि पहले ऊपर वालों का ले लिया, इन्होंने सेमी एवरेज बोला है, तो ऊपर वाले का अर्थमेटिक मीन ले लिया। 6 थे रीडिंग हमारे पास, पहले 3 रीडिंग की इन्होंने मीन लिया, मतलब उनका प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग कैसे प्लॉट करेगा बेटा, इसका टाइम का भी क्या ले लेगा, सेंटर पॉइंट ले लेगा। ऐसे जो नीचे के 3 ईयर बच गए उनका मीन लेगा और उनका सेंटर ले लेगा। तो ये है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास और नंबर ऑफ ईयर्स आ जाए, तो बेटा एक को ये क्या करता है, स्किप कर देगा। 7 है तो 3 ऊपर के और जो 3 है डाउन के, बीच वाले को वे छोड़ देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, क्लियर है? ये इसको रिक्वायर्ड क्या बोल देंगे, फिर ट्रेंड लाइन बोल देंगे। जो पहले वाला की है फ्री हैंड का, उसमें तो हर है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ली है, तो फ्री हैंड ज्वाइन कर दिया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस की, वो सेमी एवरेज लेगा बेटा, आधी आधी एवरेज ले लेगा। ठीक है, अगर 8 है हमारे पास वैल्यूज़ जो हमारे पास डाटा है, तो 8 का पहले 4 का ले लिए एवरेज, अगले 4 का फिर ले लिया, फिर वो 4 हैं उनका एवरेज कैसे प्लॉट करेगा, इधर टाइम के सेंटर के अकॉर्डिंग एक पॉइंट चूज़ कर लेगा, मतलब 2 पॉइंट बनेंगे और उसको ज्वाइन कर देगा स्ट्रेट लाइन से, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड ट्रेंड लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा मेथड मूविंग एवरेज मेथड। बेटा मूविंग एवरेज मेथड क्या है, मूविंग एवरेज मेथड, इसमें हमारे पास हम 2-3 तरीके से कर देते हैं कि ओड नंबर ऑफ टाइम्स हो एंड इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, तब हमारा मूविंग एवरेज मेथड बदल जाता है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है बेटा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो मूविंग कैसे करेंगे एवरेज को, 3 ईयर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 5 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, 3 के अकॉर्डिंग करना है मैंने एवरेज को मूविंग, तो इसका मेथड क्या रहता है, सुनो थोड़ा सा। पहले 3 को क्या करता है, ये उसकी एवरेज लेता है, पहले 3 की एवरेज ले ली, और क्योंकि मैंने 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग मूव कर रही हूँ ना, तो उसको किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेगा बेटा, इन 3 के बीच का कौन सा है, सेकेंड ईयर के सामने उसकी वैल्यू लिख देगा, जो हमने अर्थमेटिक मीन इन तीनों का निकालना है। जो मूविंग एवरेज है बेटा, इसमें जो पहली आइटम है वो तो क्या होती है, एक्सक्लूड हो जाती है, नेक्स्ट आइटम को हम इंक्लूड कर लेते हैं। पहले में देखो हमने क्या किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की क्या ले ली, एवरेज ले ली, फिर ये डाटा यार सारा लिखा होता है, पहले के हम सामने नहीं लिखेंगे वैल्यू, ये दूसरे वाले के सामने हम वैल्यू लिख देंगे जो भी हमारा यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब पहला तो क्या हो जाएगा बेटा, छोड़ देंगे, एक आइटम अगली हम इंक्लूड कर देंगे,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। फिर इसको किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे, इसके बीच में क्या है थर्ड, फिर थर्ड टर्म के सामने हमारी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए सेकेंड टर्म छूट गई, अगली टर्म हमने ऐड कर ली, इसका फाइंड आउट करेंगे मीन, तो उसको हम किसके साथ सामने रखेंगे बेटा, फोर्थ टर्म के। तो ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है ये मूविंग एवरेज मेथड में। अगर ये 3 का है तो हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। अगर ये 4 का आ जाता तो बेटा हमें क्या करना पड़ता, थोड़ा सा समझना बेटा, अगर इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। अगर मेरे को 4 इयर्स का चाहिए, ठीक है, ये कहे ना कि 4 इयर्स के अकॉर्डिंग मूविंग करो एवरेज को, तो हम क्या करेंगे, इन चारों का ले लेंगे मीन, लेकिन रखेंगे किसके सामने, तो फिर हमारा वो किसके सामने आता है यहाँ पे, ना तो इसके ना इसके ना इसके, इनके बीच में रहेगा। एक ये तो लिखने की बात हो गई, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी, मतलब जो बात हमें याद रह जाती है, याद करने का मेन काम ये रहता है मूविंग एवरेज मेथड में, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन भी दे देती हूँ आपको ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। मूविंग एवरेज मेथड ये चल रहा है, और फिर मेथड ऑफ लीस्ट केयर का भी इक्वेशन कर लेंगे। मेथड ऑफ लीस्ट केयर का बेटा ठीक रहता है क्योंकि उसमें हम वैल्यू याद कर लेते हैं कि ए की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, समेशन बाय एन की होती है, और बी की वैल्यू इसके, तो वो जल्दी से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आती है। ये तो बेटा काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा कुछ नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन करवा देती हूँ, जल्दी से हमारी बात बन जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। जो इवन वाला है उसका काम थोड़ा सा बड़ा होता है, ये 3 ईयर वाला तो हमारा छोटा ही है बेटा। ये 2001 का दे दिया, 11 का, ये यहाँ से चलता है 17, 18, तो यहाँ से मेरे पास वेजीज हैं इसकी, ये 10 में इतनी थी और हमारी 11 में इतनी थी। नेक्स्ट बात आती है, वैसे ही मैंने क्वेश्चन उठा लिया है ताकि आपको ये इवन ऑड का मैं बता पाऊँ। 1700, 1600, 1500 और यहाँ पे 18 के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा 1750। हम मैं इसको मूव कर रही हूँ बेटा 3 इयर्स के अकॉर्डिंगली, 3 इयर्स के अकॉर्डिंगली मूव कर रही हूँ, तो आपको पता है कि पहले 3 का लेना है सम, और सामने किसके लिखेंगे, इसके लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इसका जब हम सम करेंगे 1200 प्लस 1500 प्लस 1400 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1366.67 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये थी मेरी पहली, यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ मैं, ये तो मेरा रहेगा खाली रहेगा। तो नेक्स्ट फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इसको छोड़ दिया, अगले 3 का सम ले लिया और उनकी एवरेज फाइंड आउट कर ली, मतलब 1500 प्लस 1400 प्लस 1750 डिवाइडेड बाय 3। इसकी वैल्यू किसके सामने आ जाएगी बेटा, जो इसके बीच में है, इन तीनों के बीच में ये है, तो यहाँ के लिए मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसको भी छोड़ देंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये इन तीनों का लेना होगा और इसके सामने जो इसकी एवरेज आ जाएगी वो लिखेंगे। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट खाली रह जाता है, बाकी सभी के लिए हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं इन केस जब हम क्या करते हैं, मूविंग करते हैं बाय 3 इयर्स मूविंग एवरेज में, ठीक है। नेक्स्ट हम इवन का करते हैं बेटा, इवन में काम बढ़ जाता है। इवन में हम 4 के अकॉर्डिंग करते हैं, पहले तो वो 4 के अकॉर्डिंग एवरेज निकालेगा, फिर वो निकालेगा बेटा 2 के अकॉर्डिंगली, या फिर वो हम सीधा 8 के अकॉर्डिंग भी हमें करवा देते हैं। तो इसमें बढ़ा जाता है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ जो हमारे मूविंग एवरेज की है। ये 2011 का, 12 का, 13 का, ये हमें डेटा गिवन में है और इसका दे रखी है वेजीज 1320, 1400, 1300 शुरू की है, तो थोड़ा सा और टाइम लगाते हैं। ये अब मैंने इसको मूव करना है बेटा 4 इयर्स के अकॉर्डिंगली। 4 इयर्स के अकॉर्डिंग करना है, तो पहले तो ये देखो बेटा कितनी एंट्रीज खाली रह जाएंगी, 1 2 3 4 है, इसका इन चारों का लेना है, और जो मैं इसकी एवरेज लूँगी वो किसके सामने लिखूँगी, जो बीच का होता है, बीच का तो फिर इसका यही बनेगा, ना तो 12 बने ना 13 बने, तो मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ पे लिखनी होगी, यहाँ पे, मतलब फर्स्ट एंट्री भी खाली रहेगी यहाँ पे, सेकंड एंट्री भी खाली रहेगी,
ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही लास्ट में भी हमें 2 एंट्रीज खाली मिलती हैं जब हम इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए काम करते हैं मूविंग एवरेज में। क्लियर है? तो ये दोनों एंट्रीज खाली बनेंगी, उसमें एक ही बनी थी 3 इयर्स वाले में। हाँ जी, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, इन चारों को प्लस करो और 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। मेथड वही रहेगा। फिर हम इसको स्किप करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले को स्किप किया, अगले वाले को हमने क्या किया, अब ऐड किया 1 2 3 4। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा, जो बीच के 2 हैं इनके बीच में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऐसे ही हम फिर इसको छोड़ देंगे, ये हमारा इन चारों के लिए काम करेंगे, फिर इसके सामने वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा ऐसे ऐसे करके हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और 4 प्लेसेस हमारी खाली है ही, 2 ऊपर से खाली रहेगी, 2 नीचे से रहेगी, वो बीच बीच में हमें 4 वैल्यूज़ मिल गई। लेकिन हमारा काम 4 इयर्स वाले में यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ऑड वाले में तो हो गया था। तो नेक्स्ट बेटा ये क्या करेगा, अब इनका जो 4 वैल्यूज़ आई हैं तो इसको 2 को लेकर सम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमारा सम आएगा, अब जो ये आ गई 2 एंट्रीज, इसका सम करेगा, 2 से डिवाइड करेगा और इसके सामने लिखेगा। ऐसे ही बेटा इसको स्किप कर देगा, अगले 2 का सम करेगा, इसके सामने लिखेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो फाइनली हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो होता है 4 ईयरली मूविंग एवरेज आंसर। क्लियर है कि हमें जब इवन नंबर का करना है तो हमारा काम बढ़ जाता है। 4 के लिए क्या, पहले 4 का किया, फिर 2 का किया। समझ में आया बेटा? क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। ये हमारा नेक्स्ट है। ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ज़रूरत पड़ जाए तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया है। इवन नंबर वाले का है तो 2 टर्म के बाद यहाँ पे एंट्री शुरू होती है, यहाँ से भी 2 टर्म गई और फिर ऊपर एंट्री आएगी इसके जो आएगी। तो नेक्स्ट 4 के लिए एवरेज निकाली, फिर 2 की निकाली। लेकिन ऑड वाले ने ऐसा नहीं किया था, एक एंट्री खाली थी और एक स्टेप में ही काम हो गया था। नेक्स्ट आता मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। बेटा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स में हमारा वही रहेगा, इसमें हमें टाइम सीरीज है, ईयर्स दे देगा और दे दिए मान लो प्रॉफिट दे दिए। तो ईयर्स वाले को एक को मैं मान लूँगी x मान लूँगी, प्रॉफिट वाले को सीरीज़ को मैं क्या मान लूँगी y, जैसे हमने पहले किया था कोरिलेशन रिग्रेशन में। ठीक है, x एंड y है, वो एक वेरिएबल हमें दे देगा कि हाँ जी x की वैल्यू इतनी है तो आप y फाइंड आउट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा बेसिक देखो। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स is studied in regression analysis or can be used to find the line of best fit of time series data। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें इस मेथड को। वही था ना, उसमें स्ट्रेट लाइन आई थी हमारी पहले जो सेक्युलर ट्रेंड में किया था। ठीक है, तो उसमें वो लाइन को क्या बोलेगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उसको ही फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। इक्वेशंस बेटा कैसे बनती हैं इसकी, वो हमने किया था नॉर्मल इक्वेशंस में। हमारा होता था ना y इज डिपेंड ऑन x है तो a प्लस बी एक्स लिखते हैं, तो समीशन y कर दिया, na प्लस बी समीशन x कर दिया। याद है ये बात बेटा, ये हमने किया था। फिर अब हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता था, a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती थी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इसमें हम y के ही काम आता है, हमें दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल इक्वेशन हम उसका रिवाइज करवाएं तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई है, तो समीशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन y। अगर यहाँ पे x y करें तो हमारा क्या आ जाएगा, a समीशन y b समीशन y स्क्वायर। तो इसमें हम इसका ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वही है बेटा, वही तो नॉर्मल इक्वेशन से ही बनता है, हमें इतना याद नहीं करना है। यहाँ पे बेटा जो हमारा समीशन x है, हम क्या करते हैं, हमारी मीन की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जो हमारा ईयर का दिया होता है उसके मिड पॉइंट लेते हैं, उस मिड पॉइंट से अगर मैं सभी का क्या लूँ, डेविएशंस लूँ, तो सामने में वो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाता है। इसलिए हमारा क्या बच जाता है, पहली इक्वेशन में ये बच जाता है, समीशन x वाला कैंसल आउट हो जाता है
और अगले में हमारा ये समीशन एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, बट सिर्फ ये गया। ये बेटा डेरिवेशन है, इतना आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा सा रिलेट करके याद करवा दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया समीशन y इज इक्वल टू एन ए समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। तो a आपको फर्द ये याद रखना है, a की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, a इज इक्वल टू समीशन y बाई एन एंड b इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एक्स वाई बाई समीशन एक्स स्क्वायर। तो बस ये दो वैल्यूज़ हैं, ये मैंने सारा इस समझाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना कुछ लिखा था। नहीं समझ में आया तो बेटा डेरिवेशन थी, कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर आ गया तो याद रखना बस ईजी है। तो a की वैल्यू अब आपको याद रखनी है, क्या आ जाती है, समीशन y बाई एन एंड b की वैल्यू आ जाती है एक्स वाई बाई समीशन एक्स स्क्वायर। तो बेटा आपके लिए ये सारा कुछ है। हम इसको याद क्यों रख के चलते हैं, वही बात सभी बातों में कि अगर हमें सारी वैल्यूज़ दे दे, सारा एक्स वाई क्या है, समीशन एक्स वाई, तो हम ये फॉर्मूला याद है तो बहुत कम टाइम लगेगा और आंसर हमारा सही होगा। हाँ जी, अब इसके लिए एक क्वेश्चन मैं पूरा करवाती हूँ ताकि आपको ए एंड बी की वैल्यू याद रहे। बेटा अपने अकॉर्डिंग इसको याद करो, अगर नॉर्मल इक्वेशन से भी वहाँ तक पहुँचते हो तो भी याद रह जाता है ना, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो इसमें से जो जल्दी से आपको इसका यूज़ समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हमें दे रखा है इसमें फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डाटा बाय लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड, कि हमें ऊपर ये देख दे कि बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से इसको फिटिंग करो। पहला है, इन्होंने कहा कि एस्टिमेट सेल्स फॉर द ईयर 2020, कि 2020 के लिए सेल्स को क्या करो, एस्टिमेट करो, ठीक है। तो हम करें 2020 है बेटा, आपको कि एक वेरिएबल x देगा, कुछ तो वैल्यू देगा, ये हमारा ईयर ही हम इसको क्या लेते हैं, x लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन गिवन में है, हमें ईयर्स दे रखे हैं और एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं, हमें एस्टिमेट करना है कौन से ईयर में, 2020 के ईयर में। गिवन में है हमें 2009, 2011, 2013, 2015 एंड 2017। यहाँ पे n हमारा कितना हो गया, कितने ईयर्स हैं, 5 है। और ये है इन टर्म्स लगा लो, 18 है, 21 है, 23 है, 27 है एंड 16 है, 18 है, 21 है। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, y हो गया, ये हमारा x हो गया। x और y हमें पता है तो हमें a एंड b फाइंड आउट कर सकते हैं। a एंड b फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, चलो थोड़ा सा बताती हूँ कि समीशन x मैंने 0 क्यों कह दिया था। डेविएशंस लेते हैं बेटा मिड पॉइंट से, तो इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा, बीच का ये रहेगा। तो 2013 को हम अगर मिड लेकर चलते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2009 माइनस 2013 डेट इज़ -4। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, -2, 0, 2 और यहाँ पे 4। तो बेटा इसका सम करोगे, समीशन x हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए हमने वहाँ से ड्राइव कर लिया था कि जो हमारी a की वैल्यू है वो आती है समीशन y बाय n आती है। तो हमें किसकी ज़रूरत है बेटा, एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है और एक्स वाई की ज़रूरत है। तो हम इसका करें, ये हमारे डेविएशंस फ्रॉम x हैं तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, समीशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। एक्स एंड वाई के लिए बेटा इनकी मल्टीप्लाई करके करोगे, प्लस माइनस करके करोगे तो आपका समीशन एक्स वाई क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, प्लस के 4 आएंगे। तो आपका समझ आ गई बेटा, एक्स से ये है और इसको मल्टीप्लाई करके लिखा तो हमारा आ गया। तो हमें ट्रेंड लाइन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही चलता था। y इज डिपेंड ऑन x, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट्स फाइंड आउट करने हैं इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो मैंने ये लिखा a की वैल्यू क्या होती है, समीशन y बाई एन। तो समीशन y बाई एन क्या है बेटा, यहाँ पे समीशन y हमारा क्या आएगा, जब हम करते हैं तो 105, तो 105 बाई एन, तो हमारा क्या बन गया बेटा, 21 बन गया।
105/5 डेट इज़ 21। ए की वैल्यू मेरे को पता चल गई और बी की वैल्यू के लिए क्या था, समीशन एक्स वाई बाय समीशन एक्स स्क्वायर 4/40। ठीक है, ये 4 है और ये 40 है, वो हमारा क्या आ गया 0.1 आ गया 0.1। अब आप कहोगे मैम ये x तो ये चल रहा था और हम 2020 के लिए बात चल रही है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, इसी को समझाने के लिए बेटा इतना लंबा किया है। ठीक है, तो हमारे क्या रहेगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी ये बताओ। ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है, बेस ईयर हमें कितना माना है बेटा 2013 माना है, तो यहाँ पे हम मेरे को पहुँचना कितना है 2020 तक पहुँचना है, तो यहाँ पे कितने का आ गया 7 ईयर आएगा बेटा यहाँ पे। अगर हमें पूछ लेता 2018 का, तो यहाँ से 2013 और 2018 में कितना गैप था 5 का, तो यहाँ पे मेरा क्या रहता 5 रहता। रही बात हमें ए एंड बी वेरिएबल याद करना है और ये एक्स क्या है बेटा, हमें वो देगा, ईयर देगा जिस ईयर का, तो हम ओरिजिन वाले ईयर से इसका गैप देख लेंगे, बस ये बात समझनी है तो ये बड़ा, लेकिन बेटा फिर भी कई बार हमें ये होता है कि हम इसको ना छोड़े, सारी वैल्यूज़ दे दे, तो पता हो कि क्या दे कि हमें लेना है 2013 एज दी ओरिजिन ईयर, तो वहाँ से हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर 2020 तक पहुँचेंगे तो 7 आ जाएगी। ये है हमारा एस्टिमेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। हाँ, ये बात समझनी है। ठीक है, ए के लिए वैल्यू भी हमें याद हो गया, समीशन y बाई एन है, एंड बी हमें क्या है समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर। बेटा सारा कुछ दे दे, ईयर दे दे एज 2013 एज द ईयर ऑफ ओरिजिन, तो हमें तो इजी है, x इज इक्वल, बेटा ये है हमें y के लिए काम करना था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, a कन्फर्म है, b की वैल्यू कन्फर्म है, x की वैल्यू कन्फर्म है। हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 21.7, तो ये समझ में आ गया, ये है हमारा। क्लियर हुआ बेटा? और बताओ बेटा। जो हमारी ये ट्रेंड वैल्यूज़ है ना, ये तो सेम ही रहती है, ईयर ऑफ ओरिजिन हमें चाहे बदल के देख ले। ठीक है, ये है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। हमने 4 मेथड डिस्कस किए हैं, सिंपल, फ्री हैंड, कर्व। ठीक है, सेकेंड वन था, उसमें कुछ खास नहीं आया था, लेकिन आ जाए तो पता होना चाहिए कि हाँ ये किसके लिए बना है। ये सेक्युलर ट्रेंड को मेज़र करने के लिए 4 मेथड बने हैं। सेकेंड वन था मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, थर्ड वन था मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, एंड फोर्थ वन है फ्री हैंड कर्व मेथड। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसमें, बेसिकली तो ये यहाँ तक का है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस। हमारे ये नोट्स में बेटा 33rd आप एक बार यहाँ पे डाल देना, क्या बता, कोई बच्चे ही आपको बता दें बेटा मेरे MCQs यहाँ से मिसिंग है। वो ना लास्ट में था पेज, वो मेरे पास नहीं है, या तो आप क्वेश्चन को मेंशन कर दो या बच्चे बता देंगे आपको क्या है। ठीक है, ये तो फिर 33rd में याद रखते हो, फिर से प्रिंट आउट निकलवाऊँगी। ठीक है, हाँ जी। कई क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हैं बेटा टाइम सीरीज़ में। हाँ जी, अब मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे ही आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपका फाइनल हो जाए ये चैप्टर, फिर करेंगे साइलोजिज्म की रिवीजन। मैं कह रही थी बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं अब हम इस चैप्टर की। अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, लॉन्ग टर्म वेरिएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये किसकी कंसिस्टेंट है बेटा, सभी का ही है, तो ऑल ऑफ दीज। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज़ यूज्ड टू फाइंड दी। बेटा जो मैंने मूविंग एवरेज किया है वो मेथड किसके लिए यूज़ होता है, सेक्युलर ट्रेंड के लिए। ठीक है, मेरे को ये कि टाइम भी लग रहा है, जो हमने ये बस ये ध्यान रखना है जो चारों मेथड है किसके हैं, सेक्युलर ट्रेंड के हैं। हाँ जी। ए कंप्लीट साइकिल पासिस थ्रू 2 stages, 3 stages,
4 स्टेजेस डिफ़िकल्ट टू टेल। तो बेटा जो हमारा ये कंप्लीट साइकिल है कितने स्टेजेस से क्रॉस होता है, ये 4 स्टेजेस से क्रॉस होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ टाइम सीरीज, बेटा सबसे ज़्यादा यूज्ड कौन सा होता है, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव? मल्टीप्लिकेटिव वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बेटा आपस में फोर्सेस एक दूसरे को अफेक्ट तो करती ही हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आ जाएगा। इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है एडिटिव मॉडल, मिक्स्ड मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, रिग्रेशन मॉडल। तो ज़्यादा यूज़ में कौन होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हमारे यूज़ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a इज दी, a क्या होता है बेटा हमारा, a इन्होंने बोला x इंटरसेप्ट, स्लोप y इंटरसेप्ट, नन ऑफ देम। तो जो हमारा ये यहाँ पे इन्होंने पूछा है a के लिए, तो मैंने आपको नाम बताए थे थियोरी में कि हम a को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, ये मेरे को बताओ, ये पहले का किया हुआ है। जो हमारी ये सीरीज़ दे रखी है y इज इक्वल टू ए एक्स, इसमें a के क्या क्या नाम होते हैं, ऑप्शन भी दे देती हूँ। इन्होंने पूछा है हमें x इंटरसेप्ट, स्लोप, y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये बेटा याद रखना है, कहीं ना कहीं पे काम आ जाता है हमारे। तो जो हमारा b होता था उसके लिए एस वाले थे, है ना, स्लोप था, स्केल था, रिग्रेशन कॉफिशिएंट था, ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये वही से ही आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट आती है बात हमारी इसमें, A trend is the better fitted trend for which the sum of squares of residuals is maximum, minimum, positive, negative। बेटा ये किसके ऊपर बेस्ड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, मिनिमम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये उसी का ही है जो रिग्रेशन कोरिलेशन में हमने चैप्टर में पढ़ा था। ये है द बेस्ट फिटिंग ट्रेंड इज वन विच द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ रेसिड्यूल्स इज मिनिमम या इज लीस्ट। तो ये हमें वर्ड्स याद होने चाहिए। ठीक है, लीस्ट भी मिल जाए तो भी ठीक है, मिनिमम मिल जाए तो भी ठीक है। डिप्रेशन इन बिजनेस इज सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल, इरेगुलर। तो बेटा डिप्रेशन इन बिजनेस ये किस में आता है, 4 कंपोनेंट्स किए थे, 4 वेरिएशंस की थी, ये किस में आएगा, डिप्रेशन वाली स्टेज। तो इसको हम लेते हैं साइक्लिक में लेते हैं। यस, मूविंग एवरेजेस क्या करती हैं बेटा, वैसे बताती हूँ। मूविंग एवरेजेस स्मूथ आउट द टाइम सीरीज, ये टाइम सीरीज को क्या कर देती हैं, स्मूथ कर देती हैं। ठीक है, मूविंग एवरेजेस ये हमने वहाँ पे मैंने नहीं बताया था। नेक्स्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड। उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू के, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन में है रेसिड्यूअल, सम ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेसिड्यूअल, ऑल ऑफ द अबव। हाँ बेटा, एरर रेसिड्यू, इसका सम क्या किया था हमने, ओके जी, ओके सही है, तो याद है ना रेसिड्यूअल एरर। हाँ जी, नेक्स्ट है अ पैटर्न दैट इज रिपीटेड थ्रू आउट अ टाइम सीरीज एंड हैज ए रेकरेंस पीरियड ऑफ एट मोस्ट 1 ईयर। उसका कितना टाइम पीरियड दे दिया, 1 ईयर का दे दिया। तो इसको सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में इन्होंने चारों दे रखे हैं। चलो जी, ठीक है, ये आप बाकी देख लेना। चलो एक और बोलती हूँ। इन सेमी एवरेजेस मेथड, सेमी एवरेज मेथड की बात चल रही है। इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ओड देन वी ड्रॉप फर्स्ट वैल्यू,
लास्ट वैल्यू, मिडल वैल्यू, मिडल टू वैल्यूज। तो हम किसको ड्रॉप करते हैं? अगर ओड नंबर्स हैं हमारे पास सेमी एवरेजेस में, इसमें हम मिडल को, बेटा ये क्वेश्चन बन सकता था इसमें, ठीक है। बाकी देख लेना जो उसका था बेटा, एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया था वो 33rd, किसी को वो पता है तो आप यहाँ पे रिप्लाई करो 33rd के बारे में भी। अब मैं करवा रही हूँ थोड़ा सा रिवाइज आपको साइलोजिज्म, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी जल्दी से। अब मेरे सामने फिर कल के लिए क्वेश्चंस हैं जो हमें रिवाइज करने हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, पॉइजन के एंड बाइनोमियल के, ठीक है। और भी कुछ हो तो बेटा लिख देना, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, साइलोजिज्म, इसको जल्दी से करते हैं। ये क्या है? इसमें हमने बेटा टाइप्स डिस्कस किए थे कि 4 के बारे में हमें पूछता है, ऑल है, सम नोट है या नोट है, सारे, कुछ, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। इसका मतलब हिंदी में ये रहता है। हमने डायग्राम बनाने सीखा था कि अगर हमें दिया हो ऑल एज आर बी, ऑल बीज आर सी, कि ऑल के बाद ए है तो वो अंदर रहेगा, ऑल एज आर बी, और बी है ऑल के बाद बी है तो बी अंदर रहेगा और बाहर क्या रहेगा? सी रहेगा, ऑल बीज आर सी। ये डायग्राम ऑल का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सम के लिए बात करते हैं, सम एज आर बी, कि ए में से कुछ हैं जो बी हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है। और जो सम नोट का है तो सम नोट के लिए बेटा कोई डायग्राम कि कुछ इसमें से नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं है तो हम इसका अपने डिस्टिंक्शन के लिए ऐसे बना सकते हैं कि कुछ इसमें से नहीं है। नोट के लिए तो बहुत दूर प्लॉट कर दो कि इसमें और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ जी, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम सेंटर से जाएं सर्कमफ्रेंस की ओर, जैसे ये डायग्राम है हमारा जो हमने अभी किया था, ए है, बी है और ये सी है। इसमें ये बात करें हम कि क्या स्टेटमेंट्स पूछ सकता है अगर हम सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, चाहे बी तक आके रुकें चाहे सी तक आके रुकें, तो इसमें ये क्या कहता है? ऑल, सम नोट एंड नोट। तो बेटा अगर हम सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो पहले दो क्या होते हैं? ट्रू होते हैं, और ये वाले नेक्स्ट वाले जो हैं ये क्या होते हैं? फॉल्स होते हैं। हम इसको याद रख लेते हैं। देखो, ऑल एज आर बी, मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रही हूँ और ऑल के लिए यूज़ कर रही हूँ, प्रैक्टिकली भी देखो सही है, ऑल एज आर बी। और मैं कह रही हूँ कि सम एज आर बी, तो ये भी सही है, पक्का ही है, जो सारे हैं तो कुछ तो है ही। अगर इन्होंने कहा बेटा नो, ये सम नोट कहा कि कुछ ऐसे ए हैं जो है बी नहीं है, बेटा कन्फर्म ही है कि सारे हैं, इसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी वाला केस भी नहीं है। तो अब हम इसको डिटेल में जाने की बजाय डायरेक्टली याद रखते हैं कि जब हम सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं पहले दो ट्रू होते हैं और नेक्स्ट वाले दो जो होते हैं वो होते हैं फॉल्स होते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम जब सर्कमफ्रेंस टू सेंटर जाएं, बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तब हम बोलते हैं ऑल, सम नोट, और नोट के बारे में, ऑल के बारे में हम लिखते हैं भाई कहा नहीं जा सकता, हमें जिसके बारे में पता है उसके बारे में लिख दिया, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस से अगर अंदर आए, सी और ए के बारे में बताएं, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऑल एज आर बी कहा था, ऑल बीज आर सी कहा था। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? कान से। सम सीज आर ए, तो बेटा ये तो कंफर्म है कि हाँ कुछ तो है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नो,
कोई भी सी क्या है, ए नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया, कुछ तो है ही सी जो ए है। तो ये अगर कह दे कि कोई भी सी ए नहीं है तो ये कंफर्म है कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और इनके बारे में नहीं कह सकती मैं, सम, नॉट एंड ऑल के केस में रेसिप्रोकेबिलिटी है बेटा दोनों में, कि कुछ नहीं है, ये सारे हैं। तो इसको हम एक बार क्या लिखते हैं, कैन नॉट से लिखते हैं, बाद में ये फॉल्स ही बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा ठीक है, वो वाली भी बेटा वैसे आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं, वो मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। वो मेरे, चलो मैं देखती हूँ, अगर मेरे को अभी यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं आपको कल को बोर्ड पे लिख के देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, वो मेरे दिमाग से निकल गया है, अच्छा हुआ आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके जी, ओके, ठीक है, वो मैं आपको दे देती हूँ। है तो वैसे यही वाले आपने कई तो मेंशन कर दिए हैं, एटमोस्ट, एटलीस्ट के जो पॉइंट्स हैं हम सभी को डिस्कस कर लेंगे किस में किसको डालना है, ठीक है। कल इसके ऊपर पहले टाइम लगाऊंगे, फिर हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, अब हमारा क्या रहा यहाँ पे, आपको याद करना है, सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं तो पहले दो ट्रू और नेक्स्ट वाले दो फॉल्स आएंगे। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमारे दो कांट से होते हैं। सम वाला केस हमें डेफिनेटली पता है ट्रू है, नो वाला केस डेफिनेटली पता है फॉल्स है, बाकी दो हमारे क्या रहते हैं, कैन नॉट से। नेक्स्ट आता है बेटा ऐसे ही हमारा क्या हो, सम का केस आ जाए। सम के केस में भी जो हमने किया है बाहर से अंदर आने वाले के लिए कंडीशंस वही रहती हैं। देखो अब हमें कह दिए कि ऑल एज आर बी एंड सम बीज आर सी, ऑल एज आर बी एंड सम बीज आर सी, तो इसका डायग्राम ये रहेगा। तो इस केस में जो ए एंड सी का रिलेशन है बेटा, ए एंड सी का डायरेक्टली मेरे को कुछ नहीं दे रखा, या सी एंड ए पूछे या ए एंड सी पूछे, क्लियर है। हो सकता है, देखो ये यहाँ पर आया है तो यहाँ पर भी जा सकता था, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम इसको साथ में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो मेरे को ए सी का रिलेशन पूछ ले, सी ए का पूछ ले, ऑल सम, सम नॉट, नॉट तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ इनके बारे में, सभी को हम क्या लिखते हैं, कांट से लिखते हैं। लेकिन जो बी और सी के रिलेशन पूछे हमें, या सी और बी का पूछे, इन दोनों का आपस में पूछे, तब हमारा ऑल वाला और क्या आएगा बेटा, सम नॉट वाला केस जो हमने पहले किया था, ये कांट से होता है। सम का तो डेफिनेटली ट्रू है कि कुछ बी सी हैं, अगर नो वाला हमें डेफिनेटली पता है फॉल्स है, तो इसकी वही कंडीशन रहती है अगर कुछ वाला है जो हमने पहले टाइप में किया था बाहर से अंदर आने के लिए। ये है हमारा टाइप सेकेंड, क्लियर है। इसकी कंडीशंस क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा जो ये इंटरसेक्शन आई है हमारी, अब तो ये किसके साथ दे रखी थी, अकेले बी के साथ दे रखी थी, लेकिन अगर हम कहें हमारे को गिवन में दे ऑल एज आर बी एंड सम एज आर सी, तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ऑल एज आर बी एंड सम एज आर सी, तो इसको तो आपस में ये आना ही पड़ेगा। तो ये अब हमें कंफर्म हो गया कि सम वाले की कंडीशन अब हमें ए एंड सी का रिलेशन पूछ ले चाहे बी एंड सी का पूछ ले, तो चारों में वही प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी जो हम पीछे करके आए हैं। ऑल एंड सम नॉट का केस कांट से, सम का केस ट्रू आएगा एंड नो का केस क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा काम यहीं तक से ही सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप फोर्थ, बेटा हमें कहा ऑल एज आर बी, अब बोला इन्होंने नो बी इज सी, कि जो कोई भी बी क्या है, सी नहीं है, इनका आपस में हमें क्या बोल दिया, नो रिलेशन बोल दिया। बेटा अगर ये बाहर वाले के साथ ही इसका रिलेशन नो है तो ए एंड सी का भी रिलेशन क्या आएगा, नो ही आएगा। अगर नो है रिलेशन तो कंडीशन क्या होती है, अभी तक हमने जो बाहर से अंदर आते हैं उसको यूज़ किया है। जो हमारा पहला पार्ट पढ़ा है कि जब हम सेंटर से बाहर की तरफ आते हैं तो ऑल एंड सम का केस ट्रू होता था, सम नॉट एंड नॉट का केस फॉल्स होता था। तो इस केस में वो फॉल्स हमारा उल्टा हो जाएगा, ऑल एंड सम वाला केस क्या हो जाएगा बेटा, इसमें फॉल्स हो जाएगा, बाकी के दो ट्रू हो जाएंगे। तो चारों केसेस लिखिए,
ऑल, सम नॉट एंड नॉट। तो इन पहले दो थे, पहले वो ट्रू होते थे, लेकिन ये नॉट रिलेशन है तो उसका उल्टा, ये दोनों फॉल्स और ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। बात क्लियर है? जब नो है रिलेशन तो हमारा क्या चलता है, ये वाला फॉलो होता है रूल। नेक्स्ट आता है बेटा, अब हमारे पास क्या बचा, अब तो इसका बाहर के साथ नो रिलेशन दे दिया था, अगर अब ये रिलेशन हमारा बाहर के साथ ना देकर अंदर वाले के साथ दे नो रिलेशन, ऑल एज आर बी एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, तो बेटा इसके साथ नो रिलेशन है, ए एंड सी में तो सारा कुछ वही फॉलो करेगा। अगर पूछते हैं ए एंड सी के बारे में तो पहले दो फॉल्स ट्रू, पहले दो फॉल्स अगले दो ट्रू। नो रिलेशन में ए एंड सी का लिखूं तो ऑल, सम, सम नॉट, नॉट, ये पहले दो हमारे क्या आते हैं, फॉल्स आते हैं, और ये वाले हमारे क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। ठीक है, ए एंड सी के बारे में पूछे, लेकिन जो बी एंड सी है बेटा इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर बी वाले केस में कह दे कि ऑल बीज आर सी, इसमें ऑल वाला केस तो क्या आता है, ऑल बीज, मैं बी और सी के बारे में कह रही हूँ बेटा, ये तो मेरे को कंफर्म है ना, सारे बी सी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते हैं जो ये बाहर पड़े हैं इनका सी के साथ रिलेशन हो, तो ऑल वाला केस तो कंफर्म है, इस केस में क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। क्लियर है? और अगर हम कहें इसमें कि कुछ सम नॉट वाला केस, सम नॉट बीज आर सी, ये तो मेरे को कंफर्म है कि बी में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सी के पास नहीं जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। इन दोनों के बारे में तो मैं डिसीजन ले सकती हूँ कि कुछ तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कह सकती कि कुछ बी सी के घर जाएंगे, इसमें तो मेरे को डेफिनेटली कुछ नहीं पता, जा भी सकते हैं नहीं भी, तो बाकी दो जो रह गए वो क्या आएंगे, कांट से आएंगे। ये है हमारा किसमें, बी एंड सी के लिए बात थोड़ी समझनी पड़ेगी, ये तो हमारा वही काम है जो पहले किया है, तो इसमें कंफर्म है सारे भी इनके घर नहीं जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएंगे, बाकी दो हम नहीं कह सकते हैं भाई, जाए ना जाए उनकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा एक बात आती थी आगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने शॉर्टकट में किया है बेटा, ज़्यादा डिटेल में हमने इसको नहीं किया, तो हम उसमें कहते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स क्या आ जाएं, कांट से आ जाए, और क्या आ जाए उसमें, एक क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, और एक क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। बहुत अच्छा एग्जांपल, हम कहते हैं कि ऊपर फैन चल रहा है, हमें नहीं पता यहाँ बैठे हैं, या तो वो चल रहा है या वो नहीं चल रहा, तो आइदर वन नॉट टू। तो हमने सिंपल वे से इसको डिफाइन किया है, इसकी ज़्यादा डिटेल हम नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारा वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री का, जो बेटा नाम रह रहे हैं वो मेरे एक आधा ध्यान में है, लेकिन मैं प्रॉपर आपको जितने हैं 5-7 वो लिखवा ही दूंगी किसके अंडर क्या आता है। ठीक है, क्लियर बेटा? ऑल, एवरी आ जाए, ईच आ जाए, तब तो ये सारे का सारा आएगा। अगर ऑलमोस्ट भी आता है फिर भी हम सारे को नहीं लेते हैं, प्रोबेबिलिटी तो फिर भी रह गई, चाहे एक जना ही बाहर रह जाए। ठीक है, एट लीस्ट, एट मोस्ट, तो इस सभी में हमारा सम का ही बनता है। प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि अगर हमारे को सारा कंफर्म दे रखा है फिर तो हम लिखते हैं ऑल का, अगर चाहे एट मोस्ट आ जाए, चाहे एट लीस्ट कुछ भी आ जाए, तो बनेगा तो सम का ही, कंडीशन सारी सम वाली ही फॉलो करेगा। नो है तो भी वही चलेगा। तो मतलब हमें प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा उनको भी सोच लेना है तो बात बन जाती। क्लियर है बेटा? कल के लिए आपने मेरे को सिर्फ एक ही काम बताया है, वो क्वेश्चंस। ठीक है, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, आपका नेक्स्ट क्लास होगी। और 33rd क्वेश्चन डाल देना बेटा, कई बार क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होती है तो आपका क्लियर हो जाएगा। आंसर्स तो मेरे वाले में उसमें कई में गलत थे टाइम सीरीज में। हाँ, ये तो करेंगे। थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन मैं खुद ही ले लूँगी, खुद ही आपको रिवाइज करवा दूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो आपको ओवरऑल रिवाइज करवा देना है कि हाँ जी गिवन में ये वैल्यूज़ है तो ऐसे यूज़ करना है, ये करना है। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस ले आऊँगी, यहाँ पे हम 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे जितना टाइम मिलेगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।